डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बार फिर इस मंच पर हैं डॉक्टर कैलाश सैनी। नमस्कार कैलाश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। कैलाश जी लगभग 3 दशक तक राजस्थान विधानसभा में शोध संदर्भ अधिकारी के रूप में काम करते रहे और उसके पहले भी लगभग 1 दशक तक आपने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में काम किया था। विधानसभा में रहते हुए आपने विधानसभा की कार्यवाहियों को, वहाँ की जो प्रक्रिया है, उसे बहुत गहराई से देखा, समझा और महसूस किया है। हमने हमारे एक एपिसोड में पिछली बार कैलाश जी से बात की थी संसदीय समितियों के बारे में। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चर्चा करेंगे जिनका समयाभाव के कारण हम पिछली बार बात नहीं कर सके। बिना इनको जाने, बिना इनको समझे हम संसद और विधानसभा की कार्यवाही को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाएंगे। तो कैलाश जी, अपन शुरुआत करते हैं संकल्प और प्रस्तावों से। हम अक्सर देखते हैं कि जब ये सदन की कार्यवाही चलती है, चाहे विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें या राज्यसभा लोकसभा की बात करें, अक्सर हम ऐसा पढ़ते सुनते देखते हैं कि माननीय विधायकों और सांसदों ने प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं। तो ये दोनों अवधारणाएं क्या हैं? क्या संकल्प और प्रस्ताव एक ही चीज है या इनका कहीं इनमें मूलभूत अंतर है? थोड़ा इनका इसके बारे में समझाइए आप, ताकि इस विषय को हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बनाव साहब, ये मूल रूप से तो सभी प्रस्ताव ही होते हैं, बस इनमें अंतर प्रक्रियागत अंतर होता है। जैसे प्रस्ताव तो कोई भी मान्य सदस्य सदन में कोई अपनी बात उठाने के लिए कि मुद्दा वो किस तरह उठाए तो प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करता है, और जो संकल्प है वो प्रस्ताव का ही विशिष्ट रूप है। उसके अंदर सदन की सामूहिक इच्छा और निर्णय के बारे में तय किया जाता है। ये मूलभूत अंतर तो यही है। और संकल्प के अंदर तो जब कुछ निर्णय होगा तो मतदान जरूर होगा, और प्रस्ताव तो सदस्य अपनी बात कहने के लिए, अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जो अपनी बात को शुरू करने के हिसाब से। सदन के जो संबंधित सदन है उसके अध्यक्ष को सामने प्रस्तुत करते होंगे प्रस्ताव। हाँ, प्रस्ताव जैसे नियमों में प्रावधान किए हुए हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव कहलाते हैं, जो सदस्य एक अकेला भी और मिलके भी उठा सकते हैं इन मुद्दों को। और संकल्प है वो सदन की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। उसमें उसका मतदान के जरिए निर्णय होता है, और वो फिर यदि वो संकल्प पारित हो गया तो सदन की सामूहिक इच्छा, सदन का निर्णय कहलाता है। ये मूलभूत अंतर है। वो अलग तरह के होते हैं, शासकीय संकल्प होते हैं, गैर शासकीय होते हैं, और भी संवैधानिक संकल्प, वो अलग विषय है संकल्पों का। जब प्रस्तावों की आपने बात की तो अक्सर हम पढ़ते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। बिल्कुल, ये क्या चीज है? क्योंकि जब भी हम कोई बात सदन में, मूल रूप से तो ध्यान ही आकृष्ट कर रहे हैं, सरकार का कर रहे हैं, मंत्री महोदय का कर रहे हैं, प्रशासन का कर रहे हैं। तो ये कोई विशेष अर्थ है क्या इसका? ना, इसका विशेष महत्व ही है, बहुत महत्व है इसका। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों में इसका प्रोविजन किया, सभी विधानमंडलों में इसका प्रोविजन है। ये नियम 119 में इसका प्रावधान किया हुआ है राजस्थान विधानसभा में तो। और इसके अंदर सदस्यगण मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं। वो मूल रूप से देखा जाए तो वो अपने प्रस्ताव देते हैं, लिखित रूप में अध्यक्ष को देते हैं, उसकी 3 कॉपियां देने की वो उसकी प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया के हिसाब से प्रस्ताव दिया जाता है। फिर अध्यक्ष उसको देखते हैं कि ये वाकई में जनहित का कुछ मामला इसमें बनता है, तो वो उस सरकार को भिजवाया जाता है। पहले तो सरकार से जब जवाब आ जाता है उस प्रस्ताव का, उसके बाद अध्यक्ष उसको जो एजेंडा होता है विधानसभा की, जो कार्य सूची है, उसमें शामिल करने के लिए तिथि निर्धारित करते हैं कि फला तारीख को इसको लिया जाएगा। और ये फिर उस कार्यक्रम के एजेंडा के हिसाब से संबंधित तिथि को वो प्रस्ताव आता है, और उसमें मंत्री उस मुद्दे के ऊपर अपना वक्तव्य देता है। उसके बाद में जो जिसने प्रस्ताव दिया है वो सदस्य
उस प्रस्ताव के बारे में वो जो और मंत्री का स्पष्टीकरण चाहता है तो वो उसमें और विस्तार से चर्चा करके पूछता। इसके अलावा 2 और सदस्यों को जो उसमें रुचि रखते हैं बोलने की अनुमति होती है, वो भी उसमें स्पष्टीकरण चाहते हैं और उसके बाद में बस ये कार्रवाई का अंग हो जाता है और समाप्त जी, हो जाता है। इसमें कोई मतदान वगैरह नहीं होता क्योंकि इसके प्रोसीडिंग में लिए आ भी गया। क्या कोई, जी, कोई समय सीमा निर्धारित है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये नियमों में प्रोविजन किया हुआ है। जैसे विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होती है, उसके बाद में शून्यकाल आता है और फिर उसके बाद जो कार्य एजेंडा है वो लिया जाता है ना, तो ये फिर स्थगन प्रस्ताव तभी आते हैं। और विशेष बात ये, राजस्थान विधानसभा में चूंकि 2 ही सत्र होते हैं, एक छोटा सत्र एक बजट सत्र, तो छोटे सत्र जो कि बहुत गिने चुने दिनों के लिए ही होता है, तो उसमें ये स्थगन प्रस्ताव, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आमतौर पे नहीं लिए जाते हैं। जब बड़ा सत्र होता है उसमें ये लिए जाते हैं और साल में लगभग अच्छा 30-40 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो जाते हैं। कैलाश जी, हम कई बार सुनते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव अर्थात सेंसर मोशन। क्या जी किसी माननीय विधायक या सांसद महोदय की गलती हो जाने पर या कोई अनुशासनहीन कार्य करने के पर तब निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है, या सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव होता है, या विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव होता है? कौन किसकी निंदा करता है, किन परिस्थितियों में करता है, और इस तरह के प्रस्ताव कैसे और कब लाए जाते हैं? हाँ, ये इसमें किसी व्यक्ति विशेष की निंदा की बात नहीं होती है। ये भी एक प्रक्रिया के तहत ही प्रावधान किया हुआ है, उनके तहत ही ये निंदा प्रस्ताव होता है और इसमें जनरली मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। और खास बात यह कि मंत्री के व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध नहीं होता है, वो सरकार के कार्यों की, नीतियों की आलोचना करने की दृष्टि से ये प्रस्ताव लाया जाता है और ये इसके लिए भी नियमों में प्रोविजन किया हुआ है। 131 है शायद राजस्थान विधानसभा में नियम, उसके तहत ये लिया जाता है। और इसमें जो निंदा प्रस्ताव जो प्रस्तुत करता है सदस्य, वो पहले ही मंत्री को लिखित में दे देता है। अध्यक्ष को तो देते ही देते हैं कार्यवाही की, ताकि मंत्री भी तैयारी कर ले। ये स्वस्थ परंपरा के हिसाब से ही होते हैं। तो इसको निंदा प्रस्ताव किस लिए कहा जाता है? मंत्री महोदय ने अपने जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उनका जो निर्वहन है वो ठीक रूप से नहीं किया, इसलिए उनकी निंदा की जाती है इसमें? नहीं, ये निंदा मूल रूप प्रस्ताव। से तो सरकार की जो नीतियां हैं वो अगर असफल हो गई, उनकी निंदा की जाती है। नीतियों के विरुद्ध होता है, ये ओके, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहता। उसमें सरकार भाई इसमें कोई भी ये मतदान होगी? नीति आपने लागू की, लागू नहीं हो पाई, फेल हो गई सरकार, तो उसकी आलोचना करने के हिसाब से ये प्रस्ताव का प्रावधान इसमें किया भी हुआ मतदान की व्यवस्था है बाद में? फिर इस प्रस्ताव पे चर्चा करने के बाद मतदान होता है? है। नहीं, इसमें आमतौर पे मतदान तो नहीं देखने में आया। जी, जी। अच्छा, क्या ऐसे नियम भी हैं कि जब कोई मंत्री या व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है उनके खिलाफ भी क्या कोई इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, या किसी तरह के प्रावधान है कोई प्रस्ताव ला करके उनके खिलाफ भी कोई अनुशंसा या कार्रवाई की बात इन प्रस्तावों में की जा सकती है? ऐसा भी कोई प्रावधान है हमारे यहाँ? हाँ, नियमों में ऐसा प्रावधान भी है और इसके अंदर जैसे कोई राज्य हित का मामला जुड़ा हुआ हो तो उस व्यक्ति के विरुद्ध लाया जाता है। व्यक्ति विशेष की उसमें नहीं होता है। तो ऐसा राजस्थान विधानसभा के 273 प्रक्रिया नियम है, इसके तहत कभी कभी इस तरह के आते प्रस्ताव भी आते हैं और बाकायदा चर्चा होती है। लेकिन इसमें अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि ये वाकई जनहित का मामला है भी कि नहीं, और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है। मान लीजिए एक बार को किसी सदस्य ने निंदा ये व्यक्ति वाला प्रावधान लेते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया और वो जब उनको अनुमति हो गई, वो बोल रहे हैं, उस दरमियान लगा अध्यक्ष को कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो वो उसी वक्त उसको रोक सकते हैं और वो मना कर सकते हैं अनुमति देने से आगे। ये इस प्रस्ताव में है। अच्छा, एक तरफ तो निंदा प्रस्ताव है और एक तरफ धन्यवाद प्रस्ताव है। मतलब हमारी देखिए संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हम धन्यवाद भी देते हैं, केवल आलोचना ही नहीं है। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव किनको और किस समय दिया जाता है, क्या संदर्भ है उसका? धन्यवाद। अक्सर हम पढ़ते हैं धन्यवाद बिल्कुल। प्रस्ताव पर बात करते हुए कहा या धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। विशेषकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय ये शब्द सुनने में आते हैं।
तो धन्यवाद प्रस्ताव की इस अवधारणा को जरा समझाएं हमें। हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव संसद और समस्त विधानसभाओं में धन्यवाद प्रस्ताव का प्रावधान है। और ये जैसे संसद में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, इसी तरह संबंधित राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल वहाँ के हैं वो अभिभाषण देते हैं। साल में एक बार होता है। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जब पहला सत्र आता है उससे पहले भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है। और जब नया साल शुरू होता है, कैलेंडर ईयर होता है, उसका जो शुरुआत की जो बैठक होती है वो राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है। तो राज्यपाल जो अभिभाषण देते हैं या संसद में राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं, तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए ये परंपरा है कि वो अब पधारे यहाँ हमारे सदन में और उन्होंने अपना अभिभाषण देके हमें अनुग्रहित किया, तो उनका धन्यवाद करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। नियमों में ऐसा प्रावधान किए हुए हैं। अच्छा, इस प्रस्ताव पर भी मतदान होता है? हाँ, इस पे मतदान धन्यवाद प्रस्ताव पर भी। इस प्रस्ताव जैसे राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और वो पधार गए अपने, उसके बाद में सदन की बैठक जब दोबारा शुरू होती है तब ये प्रस्ताव लाया जाता है। ये सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, विपक्ष तो इसमें आलोचना के अवसर ढूंढता है बाद में भी। और जब धन्यवाद प्रस्ताव लाया था तो सदन के नेता ये तय कर देते कि मूल रूप से इस प्रस्ताव का प्रस्तावक कौन होगा। तो उनके जो प्रमुख वक्ता होते हैं वो उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं और अपनी बात को पुरजोर शब्दों में रखते हैं और वो उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद एक दूसरा सदस्य पहले से निर्णय कर लेती है सरकार और सदन के नेता कि प्रस्ताव का समर्थन कौन करेगा। तो उसके बाद समर्थन करने वाला सदस्य भी अपना भाषण देता है। उसके बाद में प्रतिपक्ष की तरफ से अगर आवश्यकता महसूस की जाती है तो उस वाद विवाद के दौरान ही वो धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं और दोनों सदस्यों को अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। और लगभग 3-4 दिन तक ये डिबेट चलती है जिसमें सदस्य सत्ता पक्ष के, विपक्ष के और निर्दलीय वगैरह सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बहाने सरकार की नीतियों पर एक तरह से खुली बहस होती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि इस पर मतदान भी होता है। मान लीजिए कभी मतदान में सरकार की पराजय हो जाए, धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो सके, तब किस तरह का संकट खड़ा होता है सदन में? ये आज तक कभी तो हुआ नहीं कि ऐसा हुआ हो, और कारण इसका यही है अगर सदन में सरकार का बहुमत है तो वो पास होगा ही होगा। और इससे पहले भी जैसे चुनाव के जस्ट बाद ये सत्र आता है ना, तो फिर वो प्रस्ताव का भी अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत जो होता है वो प्रस्ताव का हो जाता है, इसके जस्ट बाद ले लेते हैं वो। नहीं तो कई बार ये भी होती है कि भाई जब अभिभाषण होगा, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता तो स्वतः सरकार का बहुमत सिद्ध हो जाएगा। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव एक तरह से परंपरा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब आते हैं अपनी बात कहते हैं तो एक परंपरा है, उनका सम्मान है और धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से कहीं शायद सदन अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है कि उन्होंने आकर के सरकार की नीतियों के बारे में यहाँ बात की और उस पर एक खुली बहस और चर्चा हुई। जब बात मत विभाजन की हो रही थी, वोटिंग की हो रही थी, यह मत विभाजन क्या होता है और किन परिस्थितियों में होता है? और कभी कभी हम ये भी सुनते हैं निर्णायक वोट दिया जी। तो निर्णायक वोट क्या है और मत विभाजन की क्या ये परंपरा है और किन परिस्थितियों में होता है, कुछ इसके बारे में बताएं। मत विभाजन जैसे अभी बात चली रही थी अपनी ये अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव की, तो उस वक्त भी प्रस्ताव के समर्थन में और विपक्ष में दोनों तरह के मतदान की रहती है। जनरली जब भी सदन में कोई प्रस्ताव आता है तो उसका निर्णय मत विभाजन से ही होता है। तो सबसे उस मत विभाजन के दौरान ये लगभग रोज होता है, लेकिन आमतौर पे ध्वनि मत से पारित होते हैं सारे ही प्रस्ताव। वो बहुत कभी कभार ही चांस आते हैं कि मत विभाजन जो प्रक्रिया है उसके तहत अलग अलग लॉबीज में भेजा जाए, हाँ ना कराया जाए। जब प्रस्ताव के बाद जैसे ही प्रस्ताव समाप्त होता है, निर्णय से पहले ये अध्यक्ष पुकारते हैं कि जो इस प्रस्ताव के समर्थन में हो वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में हो ना कहें।
और वो सदस्य हाँ ना कहते तो वो उस ध्वनि से पहचानते हैं कि भाई हाँ पक्ष जीत रहा है या ना पक्ष जीत रहा है। तो जनरली सत्ता पक्ष वाले उसके विरोधियों के प्रस्ताव के ना ही कहते हैं। और उस दरमियान अगर कोई दूसरे पक्ष का सदस्य ये कह रहे कि नहीं नहीं ये तो हम जीत रहे हैं, ये नहीं जीत रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई आपत्ति करता है, तो तब अध्यक्ष को ये लगता है कि नहीं इसमें तो निर्णय कराना है, तब मत विभाजन की स्थिति आती है, तब होता है मत विभाजन। और उसके अंदर भी बड़ी प्रक्रिया है, एक बार फिर से मौका दिया जाता है। मत विभाजन से पहले अध्यक्ष फिर से पुकारते हैं, मत विभाजन की तो कह ही देते हैं कि हाँ मत विभाजन करवाते हैं, लेकिन वो फिर से पुकारते हैं कि जो इस प्रस्ताव पढ़ते हैं और उस प्रस्ताव के पक्ष में जो बोले हाँ, विपक्ष में हो बोले ना, तो वो अध्यक्ष कहते हैं कि उनको साउंड जिधर ज्यादा आती है, भाई हाँ वालों ने ज्यादा ध्वनि जोर से आवाज की है, तो वो बोलते हैं कि हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। ऐसे 2 बार करने की परंपरा है, अध्यक्ष ऐसा 2 बार कहते हैं और फिर वो कह देते हैं नहीं ना पक्ष की आवाज में दम नहीं है, तो वो निर्णय भी सुना देते हैं कि नहीं नहीं हाँ पक्ष जीत गया और ये खत्म हो गया प्रस्ताव। लेकिन फिर भी विपक्ष अड़ जाता है और कहता है नहीं नहीं हम तो वोटिंग चाहते ही चाहते हैं। तो उस सूरत में फिर मतदान होता है। मतदान के भी 2-3 तरीके हैं। आजकल तो ज्यादातर विधानमंडलों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और उपकरण लगे हुए हैं, जहां से एक बटन दबाते ही वोट हाँ में या ना में चला जाता है। वो लाइटें भी जल जाती है संबंधित जगहों पे जो लगे हुए हैं। कई बार राजस्थान विधानसभा में भी जब नया भवन बना 2001 में हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ भी लगा हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह कि 2001 से 2025 तक कभी इसका आज तक उपयोग नहीं हुआ। और वो और तो और जो मतदान की जो होती है ना, जो लॉबीज में भेज दिया जाए, अध्यक्ष फिर घोषणा करते हैं लॉबीज बी क्लियर्ड, खाली की जाए, उसमें कोई और हो उनको बाहर निकाल देते हैं और फिर उनमें संबंधित स्टाफ की सहायता से मतदान करवाया जाता है, जो हाँ या ना में जो भी जैसे करते हैं तो वो होता है। और मान लीजिए अगर हाँ और ना दोनों के ही पक्ष में और विपक्ष में दोनों बराबर बराबर मत आ गए, जैसे यहाँ 100 है, 100 में से 180 आ गए और 90 इधर आ गए, 90 उधर वोट आ गए, तो वो फिर अब अध्यक्ष का निर्णय है, वो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है ना, वो अध्यक्ष ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो अध्यक्ष जिधर चाहे उसको देके रिजल्ट को उस फेवर में कर सकता है। ये निर्णायक मत कहलाता है। और खास बात है कि निर्णायक मत जो होता है वो अध्यक्ष के उसमें होता है और अध्यक्ष का निर्णय है वो सभी को मानना होता है। अध्यक्ष के निर्णय की कोई अवमानना नहीं कर सकता। अवमानना करेगा तो वो फिर अवमानना का दोषी होगा। कुल मिलाकर के मत विभाजन की जो ये प्रक्रिया है, जैसा आपने बताया कि सामान्य तौर पर अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है, क्योंकि वो ध्वनि हाँ पक्ष की ज्यादा है या ना पक्ष की, वो निर्णय करने का अधिकार तो विधानसभा या संसद या संबंधित सदन के अध्यक्ष का ही है। और बराबर जब वोट होंगे तो ये कि वो किस पक्ष में अपना वोट देते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है परंपरा से कि अध्यक्ष जब निर्वाचित हो जाते हैं उसके बाद वो किसी राजनीतिक दल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता उस सदन के साथ है और वो विपक्ष और पक्ष दोनों का एक तरह से पैटर्न के रूप में अपने विवेक का उपयोग करेंगे। अच्छा, जब हम कई बार बहस सुनते हैं कि टेलीविजन पर देखते भी हैं, तो कई बार आता है कि एक किसी सांसद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात की, तो ये है तो संबंधित सदन के क्या अध्यक्ष हैं उनको इस पर अपना निर्णय देना होता है, या मतलब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर या है क्या, ये इसका क्या महत्व है हमारी संसदीय प्रक्रिया में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन सुविधाएं दी हुई हैं नियमों में कि अध्यक्षता करते हैं सदन की कार्रवाई की। उस दरमियान ये कार्रवाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, इसको लेके कोई भी सदस्य, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उसको नियमितता को प्रश्नगत करने के लिए उठाता है। भाई कोई चल रहा है जिसके अंदर कोई बिंदु ऐसा नहीं गलत चल रहा है, ये तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए ये निर्णय, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर
तत्काल उठाया जाता है और वो उसी से संबंधित कार्रवाई से ही रिलेटेड हो तो ही उसको अनुमति दी जाती है, अन्यथा नहीं ये प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, ये आप नहीं उठा सकते क्या कहा जा सकता। और ये व्यवस्था के प्रश्न काल में नहीं उठाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये कब और इसमें संविधान से इसमें यदि संवैधानिक प्रावधानों को लेके कोई प्रश्न है तो उस पे भी अध्यक्ष गौर करते हैं और वो बाकायदा उस वक्त संविधान के प्रावधानों को देखते हैं और व्यवस्था से परंपरा से रिलेटेड कोई चीज उठाई गई है तो उसको देख कर निर्णय करते हैं कि ये आपका व्यवस्था का प्रश्न, क्योंकि ये नियमों के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और फिर कार्रवाई आगे चलती है। तो कार्रवाई को नियमित करने की दृष्टि से उठाने की अनुमति होती है सदस्य। ये बड़ा मतलब संसदीय प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कोई भी सदन का सदस्य जब ये महसूस करे कि बैठक नियमित रूप से नहीं है, कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तब वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से संबंधित सदन के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं उस मुद्दे पर, और अंततः अध्यक्ष का निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अक्सर पढ़ते भी हैं सदन की अवमानना की गई और उसको बड़ा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि अधिकार है, अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी गरिमा है, और उस पर यदि किसी भी स्तर पर आघात होता है तो वो सदन की अवमानना। और कई दूसरी ओर हम ये भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि संसदीय विशेष अधिकार हर सांसद को, विधायक को, चूंकि वो सांसद या विधायक है इसलिए कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं। तो संक्षेप में हमको ये बताएं आप कि सदन की अवमानना का क्या अभिप्राय है, विशेषाधिकार क्या है, और इन दोनों में क्या ये दोनों एक ही बात है, अवमानना विशेषाधिकार, या इनमें कहीं टकराहट होती है? ये क्या अवधारणा है? टकरार नहीं, इनके अंदर ये एक तरह से एक जैसे ही है दोनों। सदन की कार्रवाई निरंतर चलती रहे, उसमें कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसकी दृष्टि से रखे गए हैं। या सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी जो लाते हैं, फिर जो सदन के कार्य में उनको बाधा होती है, नहीं समय पे पहुंच पाए, किसी ने रोक लिया तो वो उनका अधिकारों का हनन हो गया, उस दृष्टि से विशेषाधिकार हनन आते हैं। और सदन की अवमानना से मतलब ये है कि सदन के कार्य में कोई भी किसी तरह की बाधा या अड़चन आई तो वो उसका सदन का अवमानना होगी। उस हिसाब से ये सदन की अवमानना कहलाती है। ये सदन की अवमानना तो वो विशेषाधिकार हनन वाली भी अवमानना ही सदन की अवमानना ही है अंततः तो। लेकिन उसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि सदन की अवमानना, सारे ही विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना की श्रेणी में नहीं आते, वो दूसरे हिसाब से भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समिति ने किसी अधिकारी को बैठक में बुलाया है और वो किसी कारण से नहीं आए, तो वो सदन से जुड़ी हुई थी समितियां भी, तो वो सदन की अवमानना की श्रेणी में आएगा। हालांकि उसने विशेषाधिकार तो किसी का भंग किया नहीं, तो वो विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना में से अंतर समझ में आ जाता है। मतलब सदन की अवमानना अपनी अवमानना के लिए तो सर्वोपरि होता है। सदन के आदेशों की परिपालना न करना भी संसद की अवमानना है। बिल्कुल, यही भाव हुआ ना, आपको कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कभी कोई विधायक या कोई सांसद या विधायक सदन के अध्यक्ष के निर्देशों की अनुपालना न करे तो वो भी सदन की अवमानना मानी जाएगी? हाँ, वो सदन की अवमानना ही है। अगर अध्यक्ष ने निर्णय कर दिया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसे, तो वो सदन की अवमानना है, उसके लिए दंडित किया जा सकता है। और अवमानना का तो दंड की कोई सीमा ही नहीं है। प्रावधान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सदन की अवमानना करने पर अध्यक्ष किस सीमा तक उनको दंडित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। क्या जेल भेजा जा सकता है? सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है? कोई बाहरी व्यक्ति अवमानना करता है जो सदन का सदस्य नहीं है, उसको किस तरह की पेनल्टी है? तो हमारे जो व्यवस्थाएं हैं सदन के संचालन की, उसमें किस तरह के प्रावधान है दंडित करने के लिए? ये अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपराध की उसको देखा जाता है कि अपराध किस स्तर का अपराध है। तो गंभीर आमतौर पे ये बहुत ही विधायिकाएं बहुत उदार
रुख अपनाती हैं अवमानना के मामले में भी, जबकि विधिक कानून के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े दंड दिए जाते हैं। सदन की अवमानना में बहुत उदार दृष्टि अपनाते हुए कि भर्त्सना करने का है, एक तो सबसे छोटा भाई भर्त्सना कर दी, और उससे थोड़ा और बड़ा अपराध है तो ये कहा जाता कि ये फटकार लगाई, रिप्रिमांड करना, फटकार हो गई। उसके बाद में सदन की कार्रवाई जब तक चले तब तक के लिए उसको अलग से सुरक्षा अभिरक्षा में रख दिया गया। इस तरह निर्णय इस पे करता है कि अवमानना किस श्रेणी की है, और सदन तो जेल भेजने का अधिकार भी है। कई बार राजस्थान विधानसभा में हुआ, पहली से 8वीं विधानसभा तो चूंकि पुराने भवन में थे तो वहां दर्शक दीर्घा बहुत पास में हुआ करती थी, तो लोग नारे लगा देते थे, दर्शक देखने वाले पर्चे फेंक देते थे या कूद के दूसरी हाउस में आ जाते, तो वो बड़ी अवमानना की श्रेणी में आता है। तो उसमें उनको जेल भेजने का भी रहता है कि संबंधित दोषी को पहले तो सुना जाता है अलग से, भैया तुमने ऐसा क्यों किया, और संतोषजनक जवाब दे देता तो उसको छोड़ देते, नहीं तो उसको जो भी सजा अध्यक्ष तय करता है सदन से अनुमति लेके फिर वो उसको जेल भेजने का भी रहता है। तो और विशेषाधिकार हमारे जो सामान्य कानून है उसमें अधिकतम सीमा सामान्य निर्धारित होती है, जैसे आजीवन कारावास दिया, 5 साल का दंड दिया, साधारण कैद है, सश्रम कारावास है। तो क्या यहाँ भी कोई अधिकतम सीमा है? सदन की घोर अवमानना के लिए क्या किसी अभियुक्त को, जिसपे अभियुक्त या दोषी को, अभियुक्त दोषी कहूं मैं, उसे क्या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है या मृत्युदंड दिया जा सकता है? मतलब किस सीमा तक अध्यक्ष के पास शक्तियां हैं? नहीं, मृत्युदंड या आजीवन कारावास की तो कभी कहीं ऐसा कोई दृष्टांत देखने में, पढ़ने में, सुनने में आया नहीं है, लेकिन ये जेल भेजने का तो अक्सर सुनने में आया। और अभी पिछले इसी वर्तमान में यूपी विधानसभा ने एक 18 साल पुराने विशेषाधिकार हनन के मामले में 6 पुलिस कर्मियों को दंड की सजा सुनाई, और दंड में क्या कहा, ये कहा कि इनके लिए विशेष जेल बना दी जाए और रात के 12 बजे तक उसमें रख दिया जाए। ये वहां था। और 13वीं विधानसभा, जब ये यहाँ राजस्थान विधानसभा की मैं बात करूं तो विशेषाधिकार हनन का ही मामला था। महिला बाल कल्याण समिति के विरुद्ध में एक महिला थानाधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया, सवालों के जवाब नहीं दिए, तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया। 2013 में 10 का मामला था, 13 में जाके उस पर निर्णय हुआ और सदन ने ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जो सजा सुनाई उनको 1 महीने कठोर दंड की सजा दी गई, जो आमतौर पे कठोर दंड की सजा होती नहीं, देते नहीं है, लेकिन यहाँ राजस्थान विधानसभा ने एक अलग तरह का उदाहरण पेश किया। थानाधिकारी थी रत्ना गुप्ता, उनके विरुद्ध था, लेकिन वो फिर न्यायालय में चली गई और वो सजा पूरी हुई नहीं, एक तरह से देखा जाए तो। वो पता नहीं अब लास्ट में तो क्या रहा उसका निर्णय। तो इस तरह न्यायपालिका और संसद या विधानसभाओं के अधिकारों को लेकर टकराहट के हमारे देश के संसदीय और न्यायिक इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो विशेषाधिकार पे मुझे लगता है अलग से एक अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अक्सर बल्कि समाचार पत्रों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो रेडियो में है, टीवी में है, उनकी भी गलत रिपोर्टिंग उनको विशेषाधिकार हनन का दोषी बना सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि संसद या विधानसभा की अवमानना के कारण जेल तक की सजा उसको हो सकती है। भर्त्सना, निंदा, ये तो बिल्कुल एक प्रारंभिक है, या फटकार, ये तो एक सामान्य सी सजा है जहां सदन गंभीरता से इन चीजों को लेता है और अपना निर्णय जो है वो सुनाता है। और लेकिन बहुत ही गंभीर किस्म का यदि अपराध है तो फिर सजा भी उसी के अनुरूप कड़ी हो सकती है। और कैलाश, अक्सर हम ये भी सुनते में कोरम पूरा नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय घंटी बजाते हैं ताकि कोरम पूरा हो, और कब कोरम पूरा नहीं भी होता है तो सदन की बैठक स्थगित करनी पड़ती है। और कोरम का ये मामला तो अपनी जो सामान्य, जो हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन चलाते हैं या हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक बॉडीज़ होती हैं या सोसाइटीज़ होती हैं,
वहाँ भी कोरम की अपनी महत्ता है। फिर हमारे संसद विधानसभा जैसे जो इतने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं, वहाँ कोरम पूरा न होना तो बहुत चिंता की बात है, और सदस्यों की कहीं उदासीनता भी इससे लक्षित होती है कि वो संसदीय बहस में उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ये कोरम की जो अवधारणा हमारे यहाँ संसद की प्रक्रिया में है, सदन की प्रक्रिया में है, इसके बारे में कुछ बताएं कि इसकी क्या महत्ता है और सदन की कोरम पूरा न होने की स्थिति में क्या होता है, कैसे उसे पूरा किया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इस संदर्भ में ये मैं उल्लेख करना उचित समझूंगा कि जितने भी सांसद विधायक हैं वे, क्योंकि अपने भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लाखों लाखों लोग जो उनको चुन के भेजते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र के विकास या जो भी नीतियां हैं उनके बारे में, उनके जनता के हित के बारे में अपनी बात वहां कहे। तो वो बात तभी कहेंगे जब वो वहां उपस्थित होंगे। तो देखा ये गया है व्यावहारिक रूप में कि सदन के प्रश्नकाल और शून्यकाल में तो उपस्थिति, सर्वाधिक उपस्थिति होती है, लेकिन बाद में जो कार्यवाही का नियमित कार्यसूची है उसके लिए सदस्य बाहर निकल जाते हैं मीटिंग में से, और फिर उस गंभीरता से पार्टिसिपेट नहीं करते जितने की उनको करनी चाहिए। तो होता ये है कि उत्तरार्ध में, बैठक के उत्तरार्ध में जब कम हो जाती है संख्या उपस्थिति की, तब ये समस्या गणपूर्ति जिसको कहते हैं कोरम, उसकी होती है। तो इसका भी एक नियम बना हुआ है कि टोटल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जैसे 200 सदस्य हैं तो 20 सदस्य तो कम से कम सदन में उपस्थित हो तो कार्रवाई चले आगे। और अध्यक्ष की ये प्रकल्पना रहती है कि हमेशा गणपूर्ति है भाई, कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन उस दरमियान मान लीजिए गणपूर्ति है नहीं, मान लीजिए 20 लोग उपस्थित नहीं है और किसी सदस्य ने ये अध्यक्ष का ध्यान दिला दिया कि माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय देखिए गणपूर्ति तो है ही नहीं, तो गणपूर्ति करवाएं। तो फिर अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो फिर घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने के दौरान अगर आ गए तो ये घंटी का भी कायदा है कि लगभग 3.5 मिनट तक घंटी बजाई जाती है, और फिर दूसरी घंटी बजा दी, गणपूर्ति हो गई तो कार्रवाई यथावत जारी रहती है, अन्यथा फिर अध्यक्ष मजबूर होकर कार्रवाई को स्थगित करते जब तक कि कोरम पूरा ना हो। और फिर सचेतक और मुख्य सचेतक ये अपने, उनका दायित्व होता कि वो सदन में गणपूर्ति करवाते हैं। अच्छा, सदन की गणपूर्ति के लिए आपने कहा घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाएंगे तो सदन जो विधायक हैं जो कार्यवाही में नहीं है उन तक वो घंटी की आवाज कैसे सुनाई देगी? क्या जो हमारा पूरा परिसर है संसद का और विधानसभाओं का, क्या वहां जैसे कोई कैंटीन में बैठे हुए हैं, उनका जो वहाँ कार्यालय है, उनका जो ऑफिस है, जो भी व्यवस्था वहाँ की होती है, उनमें बैठे हुए हैं, सदन के सदस्यों तक घंटी की आवाज पहुंचने की? हाँ, ये तो जब भवन बनाया जाता है तभी ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि लॉबीज में मेन रूप से सदस्य गण लॉबीज में बैठेंगे या अपने हॉल जो इनका जनरल मीटिंग हॉल है वहां बैठेंगे या कैंटीन में बैठेंगे, सब जगह घंटी होती है, और वो घंटी इतनी जोर से बजती है कि पूरे परिसर में सुनाई पड़ती है। वो तो सबको सुनाई पड़ती है, इसमें एक्सक्यूज नहीं हो सकती, मैंने सुनी नहीं। आपने 3 दशक तक विधानसभा में काम किया, और क्या जब भी कभी इस तरह की घंटी बजी, चेतावनी दी गई, तो क्या क्या महसूस किया आपने? हमारे सदस्य तुरंत उठ करके जाते हैं फिर अपना सारा काम छोड़ करके कोरम को पूरा करने के हाँ, लिए? जाते हैं, और उनके लिए बाकायदा मैसेंजर भी भेजे जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष वो सचेतक वगैरह पार्टी के हैं, वो अपने अपने मैसेंजर भेज के भी बुलवाते हैं जहां जहां भी सदस्य होते हैं, और वो फिर आमतौर पे हो ही जाता है, गणपूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी, वो बहुत रेयरली होता है कि नेक्स्ट डे के लिए करना पड़ता है, बाकी तो हो जाती है। अपवाद स्वरूप होंगी इस तरह की घटनाएं। कभी हाँ, ऐसा भी होता है जैसा हमने कई बार देखा है, सामान्य स्थितियों में हम आधे घंटे बैठक को स्थगित करके, जो हमारी जनरल मीटिंग होती है, मैं सदन की बात नहीं कर रहा हूँ, संसदीय प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आधे घंटे बैठक स्थगित करके हम बिना कोरम के भी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। क्या संसद और विधानसभाओं में भी ये प्रक्रिया है कि कुछ समय के लिए बैठक स्थगित कर दें और कोरम नहीं हो तो फिर शुरू कर दें? नहीं।
नहीं नहीं, कोरम के बिना तो फिर चलेगी नहीं, क्योंकि ध्यान में लाया गया किसी सदस्य के द्वारा, तो ये परंपरा भी है, नियम भी है कि कोरम फिर पूरा होना ही होना चाहिए। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, मान लिए 20 नहीं 10 ही सदस्य हैं, तो भी कार्रवाई चलती रहेगी और वो नियमित सही मानी जाएगी, प्रक्रिया के हिसाब से ही है, ये माना जाता है। लेकिन अगर नहीं है, किसी ने ध्यान दिला दिया और किसी ने जैसे ध्यान दिला दिया और बाद में सोचा कि नहीं मैं गलत कर दिया, तो वो कहे कि मैं जो आपका ध्यान दिलाया गया मैं वापस लेता हूँ, वो वापस नहीं लिया जा सकता। खास बात ये है, तो वो तो फिर ठीक है। कार्रवाई करनी ही होगी नियमों के हिसाब से। जी, हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी संकल्प की अवधारणा से, और अंतिम सवाल भी मेरा फिर उसी से जुड़ा हुआ है। कई बार हम ये देखते हैं गैर सरकारी संकल्प और सरकारी संकल्प, तो ये क्या है सरकारी और गैर सरकारी? सदन में वहां तो पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, हाँ, तो ये सरकारी और गैर सरकारी संकल्प की अवधारणा को समझाएं हम। सरकारी संकल्प जो भी सरकार की तरफ से, यानी कि मंत्री प्रस्तुत जो संकल्प लेके आता है, प्रस्तुत करता है, वो सरकारी संकल्प कहलाते हैं। और कोई सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो गैर सरकारी संकल्प होता है। व्यक्ति जो सदस्य गण जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, संकल्प प्रस्तुत करते हैं, वह गैर सरकारी संकल्प है। और जो सरकार की तरफ से, यानी कि मंत्री की तरफ से जो प्रस्तुत किया जाता है, वो सरकारी संकल्प है। तो आते ही रहते हैं संकल्प। और एक तीसरा संकल्प और होता है, वो होता है संवैधानिक संकल्प। ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार होते हैं, या केंद्र का कोई कानून है उसमें संशोधन राज्यों की भी अपेक्षा रहती है, तो वो अगर आता है तो वो संवैधानिक संकल्प कहलाता है। और इनमें जैसे वो संशोधन नहीं होता है, और संविधान संशोधन का आदि विधानसभाओं को पास करना होता है। कभी कभी यहाँ राजस्थान विधानसभा में भी आए हैं, उनके अनुसमर्थन का संकल्प कहलाता है। उसमें संशोधन नहीं लाया जा सकता, बाकी तो संशोधन भी प्रस्तुत करते हैं दूसरे विपक्ष वाले नेता। संकल्प मूल रूप से उस पूरे सदन की सामूहिक भावना को प्रतिध्वनित करता है। संकल्प की जो आपने शुरू में अवधारणा बताई थी, भावना बताई थी, उसी से कहीं जुड़ा हुआ है। इसके स्वरूप अलग अलग है, किसी की तरफ से है तो सरकारी है, किसी सदस्य विशेष की ओर से है, बिना किसी इस भेद के कि वो प्रतिपक्ष है कि पक्ष से है, वो गैर सरकारी संकल्प कहलाएगा। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा साथी है या जिनकी संसदीय प्रक्रिया जो हमारी व्यवस्था है उसमें रुचि होगी, उन लोगों की पूरी अवधारणा को वो समझ पाएंगे और भविष्य में हमारे सदन की कार्यवाहियों को वो उसी रूप से और गंभीरता से समझने में उनको बहुत बहुत मदद मिलेगी। भाई कैलाश जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया और इन सारी चीज़ों को इतनी सहजता के साथ आपने स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है, उनसे अनुरोध है कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा, किस तरह से इसमें आपके मन में कहीं और शंकाएं हो, जिज्ञासा हो, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी उन जिज्ञासाओं का समाधान करने की, या विषय निकला, गंभीर मुद्दा निकला, उस पर फिर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे और इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।